Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSIR Net YouTube channel. I am your mentor Ankita S. Tripathi. आज हम लोग टारगेट IIT जैम 2025 में प्लांट फिजियोलॉजी जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद प्लांट हार्मोन्स में आज एब्साइसिक एसिड पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं विद एब्साइसिक एसिड। इससे पहले अगर आप ध्यान दें तो हमने ऑक्सिन पढ़ लिया है, इथाइलिन पढ़ लिया है और साइटोकाइनिन पढ़ लिया है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एब्साइसिक एसिड। चलिए अब अगर हम एब्साइसिक एसिड के बारे में देखें बच्चों तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने इससे पहले जब स्टार्ट कर रहे थे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट हार्मोन्स को स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जो प्लांट हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आप क्या लिख सकते हो? प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज, हमने क्या बोला? हमने बोला है कि प्लांट हार्मोन्स दो कैटेगरी में आते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स, अगर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हो किसी भी चीज के लिए, अगर रेगुलेशन वर्ड हो, रेगुलेटर वर्ड हो या मॉड्यूलेटर वर्ड हो तो हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, मॉड्यूलेशन या रेगुलेशन का मतलब होता है या तो वो अप रेगुलेट कर सकता है, दैट इज प्रमोट कर सकता है, या वो उसको डाउन रेगुलेट कर सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं आप बोल सकते हो इनहिबिट कर सकता है। तो जब हम प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करें, तो अगर कोई भी हार्मोन आपका प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? तब हम उसके लिए बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। उनको हम क्या बोलते हैं? कोई भी हार्मोन अगर प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो आप बोलोगे उसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। वहीं अगर कोई भी हार्मोन प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, अब अगर आप इनहिबिशन देखो तो इनहिबिशन सोच के ही हम ये सोचते हैं हो ये तो क्या कर रहा होगा, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन किस कारण वो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है वो रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो इसीलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो दो तरीके से एक्ट करते हैं। अगर वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं तो आप बोलोगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, और सेकेंडली अगर वो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हो तो हम उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स। तो उसी सीरीज में अगर हम बात करें, इससे पहले मैंने आपको इथाइलिन के बारे में बताया था और मैंने उस समय भी आपको मेंशन किया था, जब हम इथाइलिन प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं तो इथाइलिन को भी कंसिडर किया जाता है एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। या फिर वो उन ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, इथाइलिन हो गया या एप्साइसिक हो गया, ये क्या करते हैं? ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मतलब सर्टेन सर्कमस्टेंसेस से मेरा मतलब क्या है? मान लो एनवायरमेंट स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है एनवायरनमेंट में, बहुत बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, बहुत ठंडी पड़ गई है, तो क्या होगा? एक प्लांट के लिए वो सारी कंडीशंस कैसी है? वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। अगर वो स्ट्रेस में वो प्लांट को सर्वाइव करना है तो उस केस में आपके एब्साइसिक एसिड और इथाइलिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। वो क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर प्लांट फ्रॉम एनी स्ट्रेसफुल कंडीशन, उसमें उसको बिल्कुल क्या करते हैं? बचा के रखते हैं, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, ये सोच के कि हाँ चलो एक बार ये स्ट्रेसफुल कंडीशन पास हो जाए उसके बाद वापस से ग्रोथ होगी। तो इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट सर्वाइव कर सके उस टाइम पे रोल होता है दो एंजाइम्स का। एक होता है इथाइलिन जो हम पढ़ चुके हैं, और एक है एब्साइसिक एसिड जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? आप लोगों ने पढ़ रखा है, राइट? प्रमोट कौन करता है? ऑक्सिन आपने देखा, रूट डेवलपमेंट में ऑक्सिन इन्वॉल्व था, शूट डेवलपमेंट में साइटोकाइनिन इन्वॉल्व था। अभी हमारा गिब्रेलिक एसिड बचा है, लेकिन गिब्रेलिक एसिड किसमें डेवलप वो होता है बच्चों? सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गिब्रेलिक एसिड, तो इसीलिए उसको हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की अगर आप बात करोगे तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिब्रेलिन, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके आते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के आते हैं। वहीं अगर हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें तो इनहिबिटर्स में आपका क्या आता है? इनहिबिटर्स में आते हैं आपके इथाइलिन एंड एप्साइसिक एसिड।
इसमें मैं गिब्रेलिक एसिड भी डाल देती हूँ। गिब्रेलिक, जिब्रेलिक, आप जिस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हो, गिब्रेलिक एसिड। चलिए, तो अब आज क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, एब्साइसिक एसिड है, चलिए शुरुआत करते हैं एब्साइसिक एसिड से। एब्साइसिक एसिड को, जैसे इथाइलिन है एक स्ट्रेस हार्मोन, एब्साइसिक एसिड इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन। एब्साइसिक एसिड को भी आप क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेस हार्मोन। और स्पेसिफिकली ये कौन से स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी भी जब पानी की कमी होती है या कंडीशन कैसी होती है, ड्रॉट वाली कंडीशन होती है, जब सूखा पड़ जाता है, तब आपका एब्साइसिक एसिड एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए एब्साइसिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एब्साइसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है और स्ट्रेस हार्मोन भी बेसिकली किससे रिलेटेड है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन से रिलेटेड है। वाटर स्ट्रेस कंडीशन से ये रिलेटेड है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ड्रॉट का। आप जानते हो जब पानी की कमी होती है, अब एक प्लांट को पानी चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कैरी आउट करने के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स के लिए आपको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बच्चों। और अगर पानी की कमी है तो उस कंडीशन में एक प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा, उसके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज एब्साइसिक एसिड। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि पानी की हमें जरूरत होती है ताकि वाटर के साथ आप मिनरल एब्जॉर्ब करते हो, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हो सॉइल से, जो रिक्वायर्ड होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। तो इस केस में जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो एब्साइसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को थोड़ा सा इनहिबिट करके रखता है। क्यों इनहिबिट करके रखता है, ताकि उस ड्रॉटफुल कंडीशन, जहां पे ड्रॉट है, जहां सूखा पड़ा है, वहां पे प्लांट कुछ देर के लिए क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। और जैसे ही वो कंडीशन पास होगी, उसके बाद तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेगुलर जैसा होता है वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। अभी एब्साइसिक एसिड तो हमने बोल दिया स्ट्रेस हार्मोन है या वाटर स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया था। अगर हम इसके डिस्कवरी के ऊपर बात करें बच्चों, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इनके ऊपर, लेकिन श्रेय जिसको दिया जाता है फॉर इट्स डिस्कवरी वो थे फ्रेडरिक टी एडिकॉट। तो क्योंकि आप लोग आईआईटी जैम को टारगेट कर रहे हो बच्चों, हमेशा याद रखना आईआईटी जैम के पेपर में जब प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आया है तो बेसिकली मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आया है, या प्लांट टिश्यूज कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई चीज लर्न करो तो उसको किसने उसको डिस्कवर किया, किस तरीके से किया, उन सारी चीजों को याद करना पॉइंट वाइज, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला डिस्कवर्ड किसने किया था, फ्रेडरिक टी एडिकॉट ने डिस्कवर किया था। कब किया था, जब ये स्टडी कर रहे थे एब्सिशन को, ड्यूरिंग हिज स्टडी ऑन एब्सिशन। जब वो एब्सिशन को स्टडी कर रहे थे, अब एब्सिशन क्या होता है, हर एक वर्ड आ रहा है बच्चों, प्लांट हार्मोन्स में ये टर्म्स बहुत कॉमन है, एब्सिशन हो गया, सेनेसेंस हो गया, ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एब्सिशन का मतलब क्या होता है, एब्सिशन का मतलब होता है आपका पेड़ है, कोई भी एक पेड़ है, पेड़ से आपने पत्तों को गिरते हुए देखा है, पेड़ से आपने फलों को गिरते हुए देखा है, कभी कभी कुछ सूखी सूखी ब्रांचेस भी होती है जो गिर जाती है विदाउट किसी के, आपको इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल एफर्ट नहीं वहां पे पुट कर रहे हो, लेकिन वो गिर जा रही है, राइट। और जब भी अगर हिलाते भी हो आप किसी पेड़ को थोड़ा सा, तो आपने देखा है एकदम से पत्ते गिरते हैं सूखे, जो भी फल हैं वो गिर जाते हैं। तो वो किसकी वजह से गिरते हैं बच्चों, वो गिरते हैं ड्यू टू अ फिनोमेना व्हिच इज नोन एज एब्सिशन। एब्सिशन मतलब होता है फॉलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, जैसे लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, उनका फॉलिंग ऑफ फ्रॉम प्लांट बॉडी, इट इज नोन एज एब्सिशन। तो हमेशा याद रखना बच्चों, व्हाट इज एब्सिशन। तो जब वो एब्सिशन को स्टडी कर रहे थे फ्रेडरिक एडिकॉट, तब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ तो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये पत्ते गिर रहे हैं या ये फूल गिर रहे हैं। तब इन्होंने एक टर्म दिया
उसी टाइम पे हमें ये पता चला कि एब्साइसिक एसिड ये जो टर्म था तब डिस्कवर हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं एब्साइसिक एसिड की डिस्कवरी उस समय हुई। ठीक है, तो एब्सिशन की पहले डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों, फॉलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, या बोल सकते हो स्लैश ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, जैसे सच एज फ्लावर्स, फूल हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। चलिए, तो इस तरीके से शुरुआत किसकी डिस्कवरी की हुई? एब्साइसिक एसिड की डिस्कवरी की हुई। तो एब्साइसिक एसिड के लिए दूसरे टर्म्स, कुछ टर्म्स भी यूज किए जाते हैं बच्चों। एब्साइसिक एसिड को एसिड ऑल्सो नोन एज, हम एब्साइसिक एसिड को दूसरे नामों से भी बुलाते हैं, जैसे डॉर्मिन। डॉर्मिन क्यों? क्योंकि ये कंसिडर किया जाता था कि एब्साइसिक एसिड का, जैसे आपने क्या देखा, आपने नोटिस किया कि लीफ का गिरना, इसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि वो एब्सिशन में, ये जाना जाता था कि वो एब्सिशन में कोई रोल प्ले करता होगा, इसीलिए इसको हमने एब्साइसिक एसिड नाम दे दिया। सिमिलरली लोग जब साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एब्साइसिक एसिड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब कॉजिंग डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है, बड डॉर्मेंसी हो गई या सीड डॉर्मेंसी हो गई। डॉर्मेंसी को रेगुलेट करने में भी एब्साइसिक एसिड इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसके कुछ अलग नाम भी दिए गए, जैसे इसको पुकारा जाता था एज डॉर्मिन, या फिर सेकेंडली क्योंकि एब्सिशन में भी इसका रोल था, इसीलिए इसको हम बोलते थे एब्साइसिन 2। ठीक है, तो ये है, या इसको हम डॉर्मिन बोलते हैं या फिर एब्साइसिन बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जाना जाता था कि एब्साइसिक एसिड का रोल हो सकता है इन डॉर्मेंसी। ऑल्सो प्लेस, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ था बट इनके एजम्पशन थे, ये एजम्पशंस इन्होंने लगाए कि हो सकता है एब्साइसिक एसिड एब्सिशन कॉज करता है, तो एब्साइसिक नाम दे दिया, और हो सकता है एब्साइसिक एसिड ही वो हार्मोन है जो डॉर्मेंसी भी कॉज करता है, इसीलिए इसको डॉर्मिन नाम दे दिया। ठीक है, ऑल्सो प्लेज अ रोल इन इंड्यूसिंग सीड और बड डॉर्मेंसी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू कैसे डिस्कवरी एब्साइसिक एसिड की हुई थी बच्चों। जब हम कोई भी हार्मोन को पढ़ते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से, या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप ये असल में सिंथेसाइज होता कहाँ पे है। ठीक है, साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें अगर, एब्साइसिक एसिड, जैसे हमने हर चीज की साइट ऑफ सिंथेसिस पॉइंट वाइज स्टडी किया था, एब्साइसिक एसिड बेसिकली कहाँ पे, जहां पे भी स्ट्रेस होता है, या आप बोल सकते हो लीव्स, जहां पे क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिडल प्रेजेंट होता है, वहां पे आपका एब्साइसिक एसिड सिंथेसाइज होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम साइट ऑफ सिंथेसिस देखें तो ये लीव्स में सिंथेसाइज होते हैं, और ऑर्गन्स, या फिर आप बोल सकते हो सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट, ये किस में होते हैं, या आप बोल सकते हो लीव्स में या फिर सेल्स में जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उनमें प्रेजेंट होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड। दिस इज साइट ऑफ सिंथेसिस, किसकी? एब्साइसिक एसिड की। जब साइट ऑफ सिंथेसिस देख लिया तो साइट ऑफ सिंथेसिस के बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, कैसे ये लोग ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन इनका यूजुअली होता है जाइलम के थ्रू या फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू होता है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन इज थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम।
कभी कभी तो जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वैस्कुलर बंडल्स के, वो भी इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो हम एक पॉइंट वो भी लिख सकते हैं दैट थ्रू जाइलम और फ्लोएम तो होते ही हैं, ऑल्सो थ्रू पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। मतलब आप जानते ही हो वैस्कुलर बंडल्स में हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और आप जानते हो, ये भी जानते हो कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। परमानेंट टिश्यूज में सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं बच्चों? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। आपने जब जाइलम पढ़ा है तो हमेशा आप जाइलम के साथ क्या पढ़ते हो? जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ते हो, जाइलम फाइबर्स पढ़ते हो, जाइलम ट्रैकीड्स पढ़ते हो और जाइलम वेसल्स पढ़ते हो। जब ये सारे एक साथ अरेंज होते हैं तब आपका जाइलम टिश्यू बनता है। वैसे ही फ्लोएम की केस में भी आप क्या पढ़ते हो? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स हो गए, या फिर आप उसके साथ ही सीव सेल्स हो गए या कंपेनियन सेल्स हो गए, ये सब पढ़ते हो, राइट बच्चों? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये सब पढ़ते हो। तो ये सारे भी क्या है, फ्लोएम जो टिश्यूज बनते हैं वो भी इन चारों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोला जाता है। दैट आर पार्ट ऑफ आपके किसके पार्ट है ये लोग? परमानेंट टिश्यूज के पार्ट है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम में भी ये क्या करते हैं, यहां से भी इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई, हमने कौन सी साइट पे सिंथेसिस होता है उसकी भी बात कर ली बच्चों। अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस की। आपके एग्जाम के जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से आपको ये जरूर याद रखना है कि क्या मेन प्रिकर्सर है और किस तरीके से ये बनता है। तो चलिए बायोसिंथेसिस की बात करते हैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, एब्सिसिक एसिड की बायोसिंथेसिस की। अब बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड अगर हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप इनका जो प्रिकर्सर होता है उसको बोलते हैं आईपीपी। आईपीपी, व्हाट इज आईपीपी? आईपीपी होता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। दिस इज आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट क्या करता है? ये बहुत सारे राउंड्स, बहुत डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं बच्चों, और अल्टीमेटली जियाज़ैंथिन बनता है। ये जियाज़ैंथिन एक्ट करता है ब्लू लाइट रिसेप्टर के फॉर्म में या रेड लाइट रिसेप्टर के फॉर्म में, मतलब लाइट रिसेप्टर्स के फॉर्म में जियाज़ैंथिन एक्ट करते हैं। जियाज़ैंथिन के बाद आपका बनता है वायोलाज़ैंथिन। वायोलाज़ैंथिन के बाद आपका बनता है नियोज़ैंथिन। नियोज़ैंथिन कन्वर्ट होता है आपका ज़ेंथॉक्सिन में, और ज़ेंथॉक्सिन फर्दर कन्वर्ट होता है ABA एल्डिहाइड में। ABA एल्डिहाइड फाइनली आपका देता है एब्सिसिक एसिड। बहुत कॉम्प्लेक्स एंजाइम, कॉम्प्लेक्स मशीनरी, सिस, ट्रांस, इस तरीके से आइसोमराइजेशन में होता है बच्चों ये ट्रांसफर। कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम यूजुअली क्या करते हैं, एंजाइम्स के बारे में इनमें नहीं पढ़ते हैं। एक जनरल, जब हम सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा बहुत एलॉबरेट वे में, यहाँ पे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी आगे जाएंगे, आगे करेंगे, तो मैं आपको पूरे प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो एक बार बहुत केयरफुली आप देख लीजिए कि क्या है बायोसिंथेसिस। अगर हम एब्सिसिक एसिड की करें तो उसमें हम आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट मेन होता है, जिससे फर्दर जियाज़ैंथिन बनता है, फिर वायोलाज़ैंथिन बनता है, वायोलाज़ैंथिन के बाद नियोज़ैंथिन बनता है, फिर ज़ेंथॉक्सिन बनता है, ज़ेंथॉक्सिन के बाद ABA एल्डिहाइड, और फाइनली आपका बनता है ABA। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एब्सिसिक एसिड किससे बनता है, तो आप या तो अगर आपके क्वेश्चन में जियाज़ैंथिन दिया है, जियाज़ैंथिन नहीं भी दिया है, वायोलाज़ैंथिन दिया है, तो आप उससे मतलब बोल सकते हो कि हाँ, कहीं पे भी मैच द फॉलोइंग में अगर प्रिकर्सर्स के बारे में आए बच्चों, ऑक्सिन में आप जानते हो अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, अगर आप इथाइलिन की बारे में बात करो तो मिथ्योनिन, ठीक है। वैसे ही हम साइटोकाइनिन देखें तो वो क्या होते हैं, एडेनिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये तीन तो आपको क्लियर हो गया। एब्सिसिक एसिड के लिए क्या आ सकता है, एब्सिसिक एसिड के लिए या तो आईपीपी आ सकता है, दैट इज आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अगर ये नहीं आता तो इसके अलावा अगर कुछ आ सकता है तो यही आएंगे, वायोलाज़ैंथिन, नियोज़ैंथिन, ज़ेंथॉक्सिन, ABA एल्डिहाइड, या फिर एब्सिसिक एसिड। मतलब कुछ भी इनमें से बीच में से मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दिया जा सकता है। अनदर क्वेश्चन जो IIT जैम का इससे बनता है, दैट इज ABA क्या है।
आउट ऑफ, जब एमएसक्यूज आप करोगे तो एमएसक्यूज में ये आ सकता है कि असल में स्ट्रेस हार्मोन, प्लांट जो हार्मोन्स हैं उनमें से स्ट्रेस हार्मोन्स किसको कंसिडर किया जाता है। अगर ऑप्शन में इथाइलिन और एब्साइसिक दोनों हैं तो आप दोनों को क्लिक करोगे, इथाइलिन को भी और एब्साइसिक एसिड को भी क्लिक करोगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों को कंसिडर किया जाता है स्ट्रेस हार्मोन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट जो बहुत इजी पार्ट बचा है दैट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बच्चों ये लास्ट है, हम एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, किस किस में हमारा एब्साइसिक एसिड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप जानते हो इथाइलिन में किस में इन्वॉल्व था, एब्सिशन करने में और सेनेसेंस करवाने में। सिमिलरली आपका जो एब्साइसिक एसिड होता है, इथाइलिन जैसे ही करता है वैसे ही एब्साइसिक एसिड भी करता है, सेनेसेंस कॉज करता है प्लस एब्सिशन भी कॉज करता है। अब एब्सिशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज एब्सिशन? एब्सिशन होता है लॉस ऑफ किसका, कोई भी ऑर्गन या कोई भी आप बोल सकते हो, जैसे लीफ का टूटना, फॉलिंग ऑफ लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावरिंग हो गया फ्रॉम प्लांट बॉडी, उसको आप बोलते हो एब्सिशन। तो एब्सिशन कब होगा? जब एब्साइसिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तब होता है एब्सिशन, राइट। अब एब्सिशन अगर होता है, फिर हम सेनेसेंस की अगर बात करते हैं बच्चों, तो सेनेसेंस को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? मैं अभी इसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से लिख दूंगी। सेनेसेंस को हम डिफाइन करते हैं एज कोई भी ऐसा प्रोसेस जब आपका क्या होता है, कोई भी आपका एक कोई सेल है, मान लो कोई सेल है और इट इज मूविंग टुवर्ड्स एज, अब उसके ना वो बूढ़ा होते जा रहा है, एजिंग हो रही है और अल्टीमेटली उसकी डेथ ही होनी है, राइट। अब जब अगर एक किसी भी ऑर्गन की या किसी पार्ट ऑफ अ प्लांट की डेथ होनी है तो पहला एजिंग प्रोसेस होता है और तब अल्टीमेटली डेथ होती है। एजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का टुवर्ड्स दैट एजिंग ऑर्गन या पार्ट ऑफ अ प्लांट, वहां पे न्यूट्रिएंट सप्लाई को इनहिबिट करते हैं। अब न्यूट्रिएंट सप्लाई अगर इनहिबिट होगी तो फर्दर तो न्यूट्रिशन नहीं जाएगा या कोई भी न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन नहीं होगा उस ऑर्गन में। इसीलिए क्योंकि अब न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा उस पोर्शन में, तो इसकी वजह से क्या होता है, एजिंग और ज्यादा फर्दर इंड्यूस होती है और अल्टीमेटली एक प्लांट क्या होता है, सूख के मर जाता है, राइट। तो इसीलिए जब सूख जाता है, एजिंग पूरी हो जाती है, डेथ हो जाती है और अल्टीमेटली एब्सिशन होता है, वो फॉल ऑफ कर जाता है फ्रॉम प्लांट। तो यही होता है सेनेसेंस। बच्चों मैंने सेनेसेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको प्रीवियस लेक्चर में जब हमने इथाइलिन पढ़ा था, आप उसमें भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा की, जो फिजियोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अनदर क्वेश्चन फॉर IIT जैम इज एब्साइसिक एसिड क्या प्रमोट करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। चलिए अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, आप जानते हो बच्चों स्टोमाटा किस में प्रेजेंट है, आपके लीव्स में प्रेजेंट है। मेजॉरिटी तो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्टेम्स में भी पाए जाते, पर हम लीव्स को अभी कंसिडर कर रहे हैं। आप जानते हैं स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम स्टोमाटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं बच्चों। ये क्या है, किडनी शेप स्ट्रक्चर्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, बीच में एक पोर क्रिएट होता है, इस पोर को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर या स्टोमा, स्टोमेटल पोर हो गया। अब इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, इसके अराउंड एक कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो बच्चों, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स बोला जाता है सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, एक स्टोमेटल अपर्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्टोमेटल अपर्चर में एक आपके गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स को सराउंड करने वाले क्या हैं, आपके जो भी सब्सिडरी सेल्स हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं आपके किसको, गार्ड सेल्स को। अब सब्सिडरी सेल्स का काम क्या होता है, सब्सिडरी सेल्स, ये अनदर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सब में हेल्प करेगा, गैट बी में आ गया तो उसमें भी हेल्प करेगा। सब्सिडरी सेल्स को बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम, स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयंस। इसका मतलब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, के पॉजिटिव का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है इन सब्सिडरी सेल्स, के पॉजिटिव आयंस का, ठीक है। अब अगर इसके अंदर के पॉजिटिव आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है,
आपने यूजुअली एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, जब हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में बात करते हैं तो आपने हमेशा एक चीज देखी होगी बच्चों, यहाँ पे एक सेल है, मान लो ये एक आपके पास सेल है, ये सेल का अंदर, ये सेल के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। ये सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट क्या है, हाई है। जब मैं बोलूंगी सॉल्यूट हाई है, इसका मतलब आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए कि सेल के अंदर अगर सॉल्यूट ज्यादा है इसका मतलब पानी कम होगा। ऑटोमेटिकली ध्यान में आना चाहिए कि पानी, सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब अंदर आपका क्या है, वाटर लेस है, ठीक है, वाटर लेस है। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर अंदर हाई है तो आपका वाटर अंदर क्या होगा, वाटर अंदर कम होगा। कम होने की वजह से क्या होता है बच्चों का, आप हमेशा जानते हो ना, वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम बात करें तो पानी कैसे जाता है, मूव करता है फ्रॉम हाई, जहां पे उसका लेवल ज्यादा है, जहां पे ज्यादा पानी है, हाई से लो की तरफ मूव करता है वाटर या कोई भी सॉल्वेंट। अगर वाटर अंदर कम है तो इसका मतलब इसके जो सराउंडिंग सेल्स हैं वहां पे पानी क्या होगा, वाटर हाई होगा। मैंने अभी आपसे बोला पानी हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है, तो आप खुद ही सोचिए, अगर अंदर कम है पानी और बाहर ज्यादा है तो पानी बाहर से मूव करेगा सेल के अंदर। बाहर से कहां मूव करेगा बच्चों, सेल के अंदर। सेम चीज होती है, जब पानी बाहर के सेल से अंदर के सेल में जाएगा, इस सेल के अंदर जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सेल क्या करेगा, फूलेगा। अब सेल जैसे ही फूलेगा तो स्टोमाटा क्या होगा, कंसीडर करो इसे स्टोमाटा है, ये गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई थी, पानी कम था, सब्सिडियरी सेल्स में पानी ज्यादा था और सॉल्यूट कम था। तो अब क्या होगा, पानी बाहर के सेल से अंदर की तरफ जाएगा, जिसके वजह से आपका स्टोमाटा जो होता है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इसी सिनेरियो को उल्टा करते हैं। इस सिनेरियो को उल्टा कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब कैसे एब्साइसिक एसिड स्टोमाटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है। आपने ओपनिंग कैसे होती है वो इजीली देख ली बच्चों। ओपनिंग कब होती है, ओपनिंग होती है जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, जैसे पोटेशियम मैलेट, यूजुअली जब स्टोमाटा ओपन होता है उसमें पहले फोटोसिंथेसिस की वजह से पोटेशियम मैलेट बन जाता है। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन स्टोमाटा में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तब बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे रात होती है उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, जो हमारा सॉल्यूट था इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम मैलेट वो डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होने की वजह से अब क्या होता है, धीरे धीरे रात के टाइम पे, एट नाइट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाती है स्टोमाटा के अंदर। हमारा सेल था, सेल में अब सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होने लग जाती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लग जाती है धीरे धीरे। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि आपका जो पोटेशियम मैलेट है वो डिसोसिएट होता है, पोटेशियम आपके गार्ड सेल से बाहर की तरफ को निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है आपके स्टोमाटा के अंदर। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जैसे ही कम हुई तो ऑब्वियस है, आप जानते हो सॉल्यूट कम, यहाँ पे पानी ज्यादा था, तो पानी क्या होता है बच्चों, जब सॉल्यूट कम बोला है तो ऑटोमेटिकली गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, वाटर हाई है। ये वाटर हाई, आप जानते हो मूवमेंट कहां से होती है, हाई से होती है लो की तरफ, लो की तरफ, ठीक है। तो पानी अगर अंदर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये बाहर निकलने लग जाएगा, कहां से, आपके गार्ड सेल से, ड्यू टू डिक्रीज कंसंट्रेशन। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने की वजह से पानी यहाँ पे ज्यादा है, राइट। पानी ज्यादा है तो पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो रात में क्या होता है, एब्साइसिक एसिड सिंथेसाइज होता है, जिसकी वजह से एब्साइसिक एसिड के एक्टिवेशन की वजह से वो क्या प्रमोट करता है, एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं आपका रात में एब्साइसिक एसिड। एब्साइसिक एसिड क्या करता है, एक्टिवेट होता है बच्चों। जब ये एक्टिवेट होता है, नॉर्मल, अगर आप सोचोगे कि इसको तो स्ट्रेस हार्मोन बोला, इसे सिर्फ स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेसफुल कंडीशन में तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का भी, लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी एब्साइसिक एसिड ही प्रमोट करता है बेसिकली क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। तो एब्साइसिक एसिड एक्टिवेट होता है रात में। जैसे ही एब्साइसिक एसिड एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन करवा देता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। इंट्रासेलुलर
इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस इंक्रीजेस। ये क्या करती हैं? कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जब सेल के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर इंक्रीज करता है, ये ही ओपन करती है पोटेशियम चैनल्स को, जिसके वजह से अंदर से पोटेशियम बाहर की तरफ को मूव करता है और इकट्ठा होता है सब्सिडरी सेल्स में। ठीक है बच्चों, तो यही प्रोसेस होता है। एब्साइसिक एसिड कैसे प्रमोट करता है? एब्साइसिक एसिड जब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने की वजह से वो एक सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं उसको खोल देता है, जिसके वजह से कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज हो जाती है गार्ड सेल्स की। जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, वो सिग्नल देता है कि जो हमारा सॉल्यूट था पोटेशियम मैलेट के फॉर्म में, वो टूटे इनटू पोटेशियम आयन और मैलेट के फॉर्म में। अब पोटेशियम आयन जो टूटता है वो निकलना शुरू करता है गार्ड सेल से, क्योंकि कैल्शियम आयन ओपन कर देते हैं वो चैनल जहां से कैल्शियम बाहर निकल सके और एंटर कर सके सब्सिडरी सेल्स में। तो ये कौन प्रमोट कर रहा है? एब्साइसिक एसिड ये चीज प्रमोट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसके वजह से कैल्शियम जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं, मूव्स आउट ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल से बाहर मूव करते हैं। और जैसे ही गार्ड सेल्स के बाहर मूव करते हैं तो आपके गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो पानी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप समझोगे कि इसका मतलब पक्का पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पानी यहाँ से मूव करेगा आउटसाइड हमेशा, क्योंकि पानी ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को ही मूव करता है, या कोई भी सॉल्वेंट की बात हो तो पानी आपके गार्ड सेल से बाहर की तरफ मूव होगा, जिसके वजह से गार्ड सेल्स कैसे बन जाएंगे? गार्ड सेल्स मूव्स आउट, वाटर मूव्स आउट, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या होंगे आपके? बिकम्स फ्लैसिड, या फिर आप बोल सकते हो संकन बन जाएंगे, जिसको आप कंसिडर करते हो एज स्टोमाटा की क्लोजिंग। क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई बच्चों? मैं अभी आपको रिवीजन करवाऊंगी, कोई भी डाउट होगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है? Second physiological function is inhibition of seed germination. This is very important बच्चों। Inhibition of seed germination का मतलब क्या है? Inhibition of seed germination क्यों होगा? सबसे पहले एक चीज याद रखो, आपने एक चीज नोट की ना, हमने क्या बोला? एब्साइसिक एसिड क्या करता है? बड और सीड डोरमेंसी क्रिएट करता है। एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन एब्साइसिक एसिड का बड डोरमेंसी और सीड डोरमेंसी को कैरी आउट करना भी होता है। और ये कैसे होता है? ये होता है जब आपका एब्साइसिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई होती है। चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। जब आपकी एब्साइसिक एसिड की कंसंट्रेशन, जब एब्साइसिक एसिड बना होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, तो एब्साइसिक एसिड क्या करता है? ये इनहिबिट करता है गिब्रेलिक एसिड को, ये जिब्रेलिक एसिड को इनहिबिट्स, जिब्रेलिक एसिड। जब हम जिब्रेलिक एसिड पढ़ेंगे तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? जिब्रेलिक एसिड आपका मेजॉरिटी जो भी आपका अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है सीड्स में, उनका सिंथेसिस भी करवाता है। प्लस अल्फा अमाइलेज आप जानते हो एक सीड में एंडोस्पर्म होता है, जिसको ब्रेक डाउन करने का, एंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा अमाइलेज उसी स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? ब्रेक डाउन करवाता है, और ताकि वो फूड अवेलेबल करवा सके ग्रोइंग सीड के लिए। ठीक है, तो गिब्रेलिक एसिड क्योंकि अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है और सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करता है, आपका एब्साइसिक एसिड सीधे से किसको इनहिबिट कर देता है? गिब्रेलिक एसिड को। अब गिब्रेलिक एसिड अगर वो हो गया, इनहिबिट हुआ, तो अब गिब्रेलिक एसिड इनहिबिट होगा तो आपका कौन इनहिबिट हो जाएगा? अल्फा अमाइलेज। गिब्रेलिक एसिड डिपेंडेंट अल्फा अमाइलेज भी क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। अल्फा अमाइलेज इनहिबिट हो जाएगा तो ये तोड़ नहीं पाएगा स्टार्च को। अब अल्फा अमाइलेज अगर स्टार्च को तोड़ नहीं पाएगा तो खाना अवेलेबल नहीं हो पाएगा आपके ग्रोइंग सीड्स के लिए या एम्ब्रियो के लिए। तो ठीक है, अल्फा अमाइलेज जब इनहिबिट हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका नो सीड जर्मिनेशन, नो सीड जर्मिनेशन। तो इस तरीके से जो सीड या बड डोरमेंसी है वो भी आपका कौन क्रिएट करता है? एब्साइसिक एसिड क्रिएट करता है। क्यों? एक बार तो एब्साइसिक एसिड गिब्रेलिक एसिड को इनहिबिट करवा देता है, या तो गिब्रेलिक एसिड को करवाएगा या गिब्रेलिक एसिड पे डिपेंडेंट अल्फा अमाइलेज को इनहिबिट करवा देगा। अल्फा अमाइलेज इनहिबिट हो गया तो ये स्टार्च को नहीं तोड़ पाएगा जो स्टोर्ड रहता है एंडोस्पर्म के अंदर, या फिर आपने एल्यूरोन लेयर में ही देखा होगा, वो प्रोड्यूस करती है अल्फा अमाइलेज बेसिकली। तो ठीक है,
अगर अल्फा अमाइलेज नहीं बना, स्टार्च टूटेगा नहीं, स्टार्च टूटेगा नहीं, सीड जर्मिनेट होगा नहीं। सेम तरीके से एब्साइसिक एसिड गिब्रेलिक एसिड को तो इनहिबिट करता है, साथ ही साथ ऑक्सिन्स को भी इनहिबिट करता है। ऑक्सिन इनहिबिट करा, आप जानते हो एक तो ऑक्सिन भी फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, प्लस गिब्रेलिक एसिड भी फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो दोनों ही एंजाइम्स को आपका एब्साइसिक एसिड क्या करता है बच्चों, इनहिबिट कर देता है। और अगर वो इनहिबिट हो गए, एब्साइसिक एसिड ने गिब्रेलिक एसिड को इनहिबिट कर दिया और ऑक्सिन को इनहिबिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कॉज कर दी, बड डोरमेंसी, फ्लावरिंग नहीं होगी, सीड डोरमेंसी, प्लांट उगेगा नहीं। लेकिन ये सारी कंडीशन कब होती है बच्चों, ये सारी कंडीशन तब होती है जब यूजुअली जरूरत नहीं है कि अभी फ्लावरिंग हो, राइट अभी कोई टाइम नहीं हुआ है फ्लावरिंग का, तो वो उस टाइम पे भी बड डोरमेंसी कॉज करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब आराम से फ्लावरिंग होगी, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब आराम से सीड ग्रो करेगा या जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एब्साइसिक एसिड काम करता है जर्मिनेशन को इनहिबिट करके। ठीक है, या फिर साथ ही साथ आप बोल सकते हो बड डोरमेंसी भी क्रिएट करता है और सीड डोरमेंसी भी क्रिएट करता है। इसके बाद मैंने लिखा है इनहिबिशन ऑफ विविपेरी एंड परकोशियस जर्मिनेशन। परकोशियस जर्मिनेशन इज ऑल्सो नोन एज विविपेरी। ये दोनों नाम यहाँ पे क्यों लिखे गए हैं, हो सकता है कभी विविपेरी करके नाम ना दिया हो और आपसे बोला गया हो परकोशियस जर्मिनेशन, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या था, इसीलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिखे हैं बच्चों। विविपेरी ऑल्सो नोन एज परकोशियस जर्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, आपके जो सीड्स हैं, प्लांट में आपका फ्रूट लगा हुआ है, जो सीड्स उसके अंदर प्रेजेंट है, वो फ्रूट अभी जमीन पे गिरा भी नहीं, लेकिन पेड़ पे लगे लगे ही उसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी, उसका रूट फॉर्मेशन होने लग गया। अब क्या है, यहाँ पे जो इमेच्योर आपके सीड्स थे वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। अभी कहाँ पे रह के, अपने प्लांट, कोई भी प्लांट बॉडी है उससे अटैच रह के ही वो ग्रोथ शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं विविपेरी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एब्साइसिक एसिड ने क्या प्रमोट किया, सीड जर्मिनेशन को तो इनहिबिट किया ना उसने। अब सीड जर्मिनेशन को वो इनहिबिट करता है, तो विविपेरी को कैसे प्रमोट कर सकता है, नहीं प्रमोट करता। इसीलिए एब्साइसिक एसिड क्या करता है, जो ये विविपेरी कंडीशंस होती है, आपने मैनग्रोव्स में सबसे ज्यादा देखी होंगी, या फिर आपने टोमेटो में बहुत देखा होगा, विविपेरी हो जाता है। आपका टमाटर है, टमाटर के अंदर सीड्स हैं, वो सीड्स अभी निकले भी नहीं है, जमीन पे आए भी नहीं है, लेकिन वो प्लांटलेट्स में ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, वो ग्रोथ इस तरीके की, जब इमेच्योर सीड्स ही ग्रो करने लग जाते हैं, उसको बोला जाता है विविपेरी या फिर परकोशियस जर्मिनेशन। लेकिन एब्साइसिक एसिड क्या करता है, एब्साइसिक एसिड इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स विविपेरी या फिर परकोशियस जर्मिनेशन, क्योंकि वो तो सीड जर्मिनेशन को अलाउ ही नहीं करता। जहां पे एब्साइसिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, वहां पे आपका क्या नहीं होगा बच्चों, एब्साइसिक एसिड, अब हमेशा याद रखना, जहां पे एब्साइसिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो ना गिब्रेलिक एसिड को एक्टिवेट होने देगा ना ऑक्सिन को। तो जो गिब्रेलिक एसिड के रिस्पॉन्स होते हैं या ऑक्सिन के रिस्पॉन्स होते हैं, वो भी इनहिबिट हो जाएंगे। अगर गिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन करवाता था तो सीड जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाएगा, अगर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाता था तो फ्लावरिंग इंड्यूस होना बंद हो जाएगी, बड डोरमेंसी हो जाएगी। राइट, तो इस तरीके से एब्साइसिक एसिड क्या करता है बच्चों, विविपेरी को भी इनहिबिट करता है, दैट इज परकोशियस जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। विविपेरी क्या होती है, व्हेन एन इमेच्योर सीड वो ग्रो करने लग जाती है बाय itself remaining attached to the plant body। अभी तक वो फॉल ऑफ नहीं की गई है, लेकिन अभी भी क्या है, प्लांट बॉडी से अटैच्ड ही है, वहां पे से ही वो ग्रोथ शुरू कर दे रही है, तब हम बोलते हैं दिस इज नोन एज विविपेरी या फिर परकोशियस जर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने एब्सिशन आपको बता ही दिया, सेनेसेंस भी बता दिया। सेनेसेंस क्या होता है बच्चों, सेनेसेंस होता है कोई भी एजिंग पार्ट है एक प्लांट का, वहां पे न्यूट्रिएंट्स का इमोबिलाइजेशन जो होता है वो इनहिबिट कर दिया जाता है बाय एंजाइम्स जो एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग सेनेसेंस, और उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है एब्साइसिक एसिड और इथाइलिन। वो एंजाइम्स एक्टिवेट हुए, वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे इनहिबिशन जैसा जोन क्रिएट कर देते हैं ताकि अब न्यूट्रिएंट्स इस डायरेक्शन में सप्लाई ना हो, क्योंकि सिग्नल मिल गया है कि ये एजिंग कर रहे हैं, अब इनको मरना ही है। तो वो इमोबिलाइजेशन यहाँ रोक के उसको वहां ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे एक्चुअली एक प्लांट
का कोई भी ऑर्गन या पार्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो भी ग्रोइंग पार्ट होता है प्लांट का उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ज्यादा होती है, तो यहां से वो न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन को शिफ्ट करके उस पार्ट में खिसका दिया जाता है या ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है जिसको ग्रोथ की जरूरत है। ठीक है, इस तरीके से सेनिसेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सेनिसेंस के लिए एब्साइसिक एसिड भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एब्सिशन क्या बोला मैंने, एब्सिशन होता है फॉलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। अब प्लांट बॉडी में से किसी भी पार्ट का गिरना, जब वो ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं एजिंग हो गई है और फॉल ऑफ कर जाते हैं, कभी कभी तो यंग भी कर जाते हैं, बट नेचुरली अगर देखा जाए तो जो पीले हो गए, क्लोरोसिस हो गया जिसमें जो अब बहुत ज्यादा टुवर्ड्स एजिंग चले गए, सूख गए, वो खुद गिर जाते हैं, दैट इज एब्सिशन। वो भी कौन प्रमोट करता है, एब्साइसिक एसिड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों जो मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस थे आपके किसके, एब्साइसिक एसिड के। तो अगर हम फिर से शुरू करें, हम स्टार्टिंग से शुरू करें, तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। रेगुलेटर्स बोला है तो वो इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं और ग्रोथ को प्रमोट करने वाले भी हो सकते हैं। प्रमोटिंग में आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिब्रेलिक एसिड आता है या जिब्रेलिक एसिड आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनहिबिटर्स में स्ट्रेस हार्मोन्स के फॉर्म में आप पढ़ते हो, जिसको इथाइलिन हो गया या फिर एब्साइसिक एसिड हो गया। अब अगर हम एब्साइसिक एसिड के ऊपर फोकस करके देखें तो एब्साइसिक एसिड क्या है, एब्साइसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये और स्ट्रेस भी कौन सा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा रिलेटेड टू वाटर स्ट्रेस। जैसे ड्रॉट कंडीशन हो गई तब एब्साइसिक एसिड अच्छे से सिग्नलिंग कैरी आउट करता है ताकि वो प्लांट को बचाने की कोशिश कर सके उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से। किसने एब्साइसिक एसिड को डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक एडिकॉट ने डिस्कवर किया था। और कब, जब वो स्टडी कर रहे थे एब्सिशन को, तब उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसको एब्साइसिक एसिड इसीलिए बोला जाता है या एब्सिशन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सोचा गया कि ये एक तो एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और या इसको डॉर्मेन इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सोचा गया कि कहीं ना कहीं सीड डॉर्मेंसी या बड डॉर्मेंसी के लिए भी शायद से एब्साइसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसीलिए कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं एब्साइसिक एसिड, बेसिकली ऐसे लीव्स में या फिर ऐसे रीजन्स में जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिडल रीजन है, प्लास्टिडल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, वहां पे एब्साइसिक एसिड बहुत अच्छे से सिंथेसाइज होता है। सिंथेसिस की बात करें बच्चों तो सिंथेसिस हमने किस तरीके से पढ़ी है, हाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात पहले कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम और फ्लोएम से या फिर पैरेन्काइमा ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्साइसिक एसिड। आगे बढ़ते हैं बायोसिंथेसिस पे। बायोसिंथेसिस कैसे होता है बच्चों, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, बहुत सारे रेगुलेटर्स या फिर आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव्स बनते हैं यहाँ पे। फिर आपका बनता है जियाजेंथिन। जियाजेंथिन ब्लू रिसेप्टर, ब्लू लाइट रिसेप्टर के फॉर्म में होता है बच्चों, फोटो रिसेप्टर के फॉर्म में भी एक्ट करता है। वायोलाजेंथिन, वायोलाजेंथिन से नियोजेंथिन, जेंथॉक्सिन, एबीएल्डिहाइड और फर्दर एब्साइसिक एसिड बनता है। अब इसके आगे हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखें तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में मैंने आपको बोल दिया क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है, एब्साइसिक एसिड, सिर्फ क्लोजिंग पे ध्यान दे तो एब्साइसिक एसिड क्या करता है, एब्साइसिक एसिड की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है एक सेल के, गार्ड सेल के अंदर कैल्शियम आयन, इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, अंदर में क्या होता है, सिग्नलिंग ऐसी होती है कि जो प्रोटीन, जो पोटेशियम आउट चैनल से वो ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम मैलेट से डिसोसिएट होकर पोटेशियम वहां से गार्ड सेल से बाहर निकल के सब्सिडरी सेल्स में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए सब्सिडरी सेल्स को बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयंस। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि अब जब पोटेशियम बाहर निकल गया है गार्ड सेल से, तो गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डाउन हो गई। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डाउन होने की वजह से जो आपका पानी है वो गार्ड सेल से अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। बाहर की तरफ मतलब जो आउटर सेल्स होते हैं वहां मूव कर जाता है, जिसके वजह से अब गार्ड सेल्स क्या होता है, टर्जिड हो जाता है, टर्जिड नहीं सॉरी फ्लैसिड हो जाता है, दैट इज संकन हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एब्साइसिक एसिड स्टोमाटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है बच्चों। फिर है इनिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, मैंने बता दिया आपको, गिब्रेलिक एसिड को इनिबिट करता है। कौन करता है इनिबिट, आपका एब्साइसिक एसिड गिब्रेलिक एसिड को इनिबिट करता है, जिससे सीड जर्मिनेशन इनिबिट होती है। फिर उसके बाद विविपेरी, क्योंकि वो सीड जर्मिनेशन को तो इनिबिट करता है, तो वो इमैच्योर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए कैसे हेल्प करेगा, तो इसीलिए
आपका एप्साइसिक एसिड यूजुअली जो भी आपके अरेबिडोप्सिस के ABA डेफिशिएंट एम्ब्रियोज होते हैं ना, जिसमें ABA नहीं होता, वो दिखाते हैं आपका क्या मतलब उसमें परकोशियस जर्मिनेशन या विविपेरी हो पाती है। क्यों? क्योंकि एप्साइसिक एसिड तो सीड जर्मिनेशन को रोकेगा ना, लेकिन जिसमें एप्साइसिक एसिड ही नहीं है तो वो विविपेरी शो कर पाते हैं या परकोशियस जर्मिनेशन शो कर पाते हैं। ठीक है, फिर हमने बड और सीड डोर्मेंसी ये कॉज करते हैं, एब्सिशन भी ये कॉज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम एब्सिशन ये सेनिसेंस भी कॉज करते हैं बच्चों। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुकी हूँ। इस डायग्राम को अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कौन करवाता है? एप्साइसिक एसिड आपका करवाता है। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, कैसे कि जब स्टोमाटा ओपन कंडीशन में होता है, खुलता कैसे है? खुलता इसीलिए है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस की वजह से सॉल्यूट का एक्यूमुलेशन होता है गार्ड सेल्स में। अब गार्ड सेल्स में जब सॉल्यूट एक्यूमुलेट होता है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में ज्यादा हो जाएगी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर गार्ड सेल्स में ज्यादा है तो पानी यहाँ पे कम है, कम होने की वजह से बाहर से जो बाहर सराउंडिंग में पानी प्रेजेंट है वो अंदर की तरफ मूव करता है, क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर से जहां ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो बाहर हाई थी, अंदर कम थी, तो बाहर से अंदर पानी चले गया, जिसकी वजह से अब स्टोमाटा क्या हुआ है? फूलने की वजह से खुल गए। ठीक है, ये हो गई स्टोमाटा की ओपनिंग। लेकिन जब आपका एप्साइसिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई होती है, जैसे रात का कंडीशन हो गया या स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई, तो एप्साइसिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई हुई। हाई होने की वजह से कैल्शियम आयन चैनल्स खुलते हैं, अंदर कैल्शियम आयन बहुत बढ़ जाता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन जब बढ़ता है तो पोटेशियम आउट चैनल ओपन हो जाते हैं। जब पोटेशियम मैलेट डिसोसिएट होता है, पोटेशियम बाहर मूव करने लग जाते हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने की वजह से अब सेल के अंदर क्या होगा? जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो डिक्रीज हो गई, तो पानी बाहर से, अब अंदर पानी ज्यादा होगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, जैसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो बाहर अंदर से, गार्ड सेल्स के अंदर से बाहर पानी जब मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली अब जो गार्ड सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे? वो फिर से श्रिंक हो जाएंगे। दैट इज स्टोमाटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहां पे लिखा है बच्चों, फ्लैसिड संकन प्रमोटिंग स्टोमाटा क्लोजिंग। चलिए, इसी के साथ आज हमारा एप्साइसिक एसिड कंप्लीट हुआ बच्चों। हमने एप्साइसिक एसिड पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इतना ही आपके IIT जैम के लिए जितना रिक्वायर्ड है बच्चों, उतना इससे बिल्कुल बाहर की तरफ से कुछ भी नहीं आएगा। इतना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।